आते हैं, बुझते चिरागों को हौसलों से जलाते हैं, हवाओं का रुख बदलने का रखते हैं जज्बा, वही आगे बढ़कर वक्त को आईना दिखाते हैं। बड़े ही उत्साहपूर्वक, विनम्रतापूर्वक आवाज देता हूँ आज के मुख्य वक्ता जी को और उनसे कहता हूँ कि खामोश समंदर में एक लहर उठानी है। खामोश समंदर में एक लहर उठानी है, सदियों की हकीकत महफिल को सुनानी है। अशोका के शिलालेखों में जो लिखे हैं लोक कल्याण के नुस्खे, वही जानकारी जरूरी बातें सबको बतानी है माननीय मुख्य वक्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। संपूर्ण भारत के राजनीतिक तो कह दिया है कि ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तम प्रदेश है, तो मैं और दबाव महसूस कर रहा हूँ। फिर भी एक बार जोरदार तालियों से सबका स्वागत। दबाव को कम किया गया। आज की अध्यक्षता कर रहे कार्यक्रम की हमारे कानपुर के जिलाध्यक्ष माननीय विश्वनाथ कुशवाहा जी, मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय लालमणि मौर्य जी, गरिमामय उपस्थिति में पूज्य भिक्षु आलोक भंते जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय शीयल मौर्य जी, माननीय अवधेश कुमार जी, राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी, विशिष्ट वक्ता के रूप में माननीय सर्वेश कुशवाहा जी, मातृशक्ति के रूप में डॉक्टर सोनाली मौर्य जी, और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे मध्य जोन प्रभारी सम्राट अशोक क्लब उत्तर प्रदेश के राजीव सिंह जी एवं अनिल कुशवाहा जी, सम्राट अशोक क्लब के कानपुर के जिला महासचिव। कानपुर के कार्यक्रम को कई सालों से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था और महसूस भी कर रहा था, और अभी तक मैंने जो जाना है वो यही जाना है कि उत्तर प्रदेश की अगर सबसे सशक्त टीम का कोई नाम आता है तो वो कानपुर की टीम है। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच बैठे हैं, इनका सीना हर समय गर्व से चौड़ा इसीलिए रहता है कि उनको कानपुर पे नाज है। कहते हैं तन से, मन से और धन से हर तरह से टीम सशक्त है। तो आज कानपुर के बीच आप सभी ने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की तरफ से आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारे युवा साथी शिव वेगाना जी और गोविंद जी आज युवाओं का कुशल नेतृत्व कर रहे थे, देख के बड़ा अच्छा लगा हमें, और मन अंदर से प्रफुल्लित हुआ कि अब कानपुर की अगली पीढ़ी भी तैयार हो रही है। और एक किसान जब अपने पौधशाला में छोटे पौधों को देखता है तो बड़ा खुश होता है कि आने वाले फसल भी हमारी अब अच्छी होगी। तो ऐसा ही महसूस आज कानपुर में भी आके हमें हुआ है। अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करता हूं, और चूंकि भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, विभिन्न भाषा, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, उन सभी को एक सूत्रों में बांध कर रखने वाला भारतीय संविधान को भी मैं नमन करता हूं।
और उसी संविधान की ताकत है कि आज हम सभी यहाँ सम्राट अशोक महान की जयंती मना रहे हैं। अगर भारतीय संविधान हमें ताकत न देता तो हो सकता है कि हम आज सम्राट अशोक महान की जयंती न मना पाते, लेकिन वो ताकत हमें सम्राट अशोक महान की जयंती मनाने के लिए भारतीय संविधान और पूरे विश्व के ज्ञान पुंज को प्रकाशित करने वाले तथागत गौतम बुद्ध, जिनकी शिक्षाओं को राजनैतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से किस तरह से जनता के बीच में पेश करना है, उस परंपरा का निर्वहन और उसकी शुरुआत भी सम्राट अशोक महान ने की थी। तो मैं एक बार पुनः विश्व गुरु गौतम बुद्ध को भी सादर नमन करता हूं और जिनकी जन्म जयंती के अवसर पे हम सभी इकट्ठे हुए हैं, सम्राट अशोक महान, जिनकी वजह से आज इस भारत का वजूद है, उनको भी मैं नमन करता हूं। साथियों, हमसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में भारत को भारत होने का अगर गौरव मिला है तो सम्राट अशोक महान की वजह से मिला है। बाकी किसी के बूते की बस की बात नहीं कि वो भारत को गौरव दिला सके। अभी हम दिल्ली में एक भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के सेमिनार को अटेंड कर रहे थे पिछले महीने। तो वहां पे मंगोलिया के कुछ बौद्ध भिक्षु आए थे और भारत सरकार ने एक नया पहल शुरू किया है जिसमें कि दुनिया के देशों में जो भारत के प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं उनका ट्रांसलेट अब इंग्लिश और हिंदी में हो रहा है। ये हमारे लिए फक्र की भी बात है और शर्म की भी बात है। शर्म की बात इसलिए है कि भारत के अब ऐसे दुर्दिन आ गए कि हमें दूसरे देशों से ट्रांसलेट करवाना पड़ रहा है। एक समय ऐसा था कि जब दुनिया के विद्यार्थी, शोधार्थी आते थे भारत में यहां के धर्म ग्रंथों को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन आज समय उल्टा है। मंगोलिया से एक बौद्ध भिक्षुओं का दल आया था जिसमें कि जापान के भी लोग थे, थाईलैंड के भी लोग थे, श्रीलंका के भी लोग थे। कॉन्फ्रेंस के समाप्ति के बाद जब हम लोग खाना कुछ ले रहे थे तो उस समय उन लोगों से चर्चा हुई तो हमने अनायास ही इस चर्चा को छेड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि हम भारत के आभारी हैं कि भारत कम से कम हम लोगों को इस काबिल तो अब समझ रहा है। नहीं तो एक दौर ऐसा था कि भारत के लोग उनको इस काबिल भी नहीं समझते थे कि उनके ग्रंथों का, यानी भारत के ही ग्रंथों का फिर अपनी भाषा में ट्रांसलेट करें। आज का विषय बिंदु भी कानपुर के लोगों ने बड़ा सोच समझ के रखा है। यहाँ के विद्वज्जनों ने शिलालेखों के बारे में, भारत की एकता अखंडता में सम्राट अशोक महान के शिलालेखों का महत्व। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को देखना चाहता है तो कहां देखता है? आईने में देखता है। अगर अपने आप को देखना है तो हम अपने आप को आईने में देखते हैं, लेकिन अगर किसी राष्ट्र को अगर देखने की जरूरत हो तो वो कहां देखेगा? और अगर भारत को देखने की जरूरत हो तो अशोक के अलावा उसके पास कोई आईना नहीं है। तो भारत अशोक के आईना है। जब जब इस भारत का चेहरा कुरूप होगा या होने की स्थिति में होगा तो अपने चेहरे को वो अशोक के आईने में, यानी अशोक के शिलालेखों को देख के संवार ले और सजा ले। तभी इस भारत को पुनः सोने की चिड़िया होने का गौरव मिल सकता है, अन्यथा नहीं। अशोक महान का शिलालेख भारत का आईना है और पूरी दुनिया में हम जब भी जाते हैं
तो उसी आईने में देख के ही जाते हैं। जैसे घर से हमारी माताएं बहनाएं या हम स्वयं भी अगर निकलते हैं तो आईने में देख के निकलते हैं ना, ऐसे तो नहीं निकल जाते। उसी तरह जब भारत के राष्ट्राध्यक्ष या यहाँ के राजदूत जब विदेशों में जाते हैं और जब धर्म से इतर डिप्लोमेसी की बात होती है, राजनीति की बात होती है, कूटनीति की बात होती है, तो सबसे पहले किसको देखते हैं? वो अशोक को देखते हैं। और आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप लोग जिस संगठन के प्रतिनिधि हैं या उस संगठन के किसी भी पद पे पदाधिकारी हैं, उसी सम्राट अशोक महान के आईने को देख के भारत के राष्ट्राध्यक्ष राजनयिक दुनिया के सामने जाते हैं और तभी उनको लोग अच्छा मानते हैं। अगर अशोक ना होते, अशोक का शिलालेख ना होता, तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें हम अपने आप को देख सकें। अशोक का शिलालेख ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें भारत की पुख्ती प्रामाणिकता का सबूत है। नहीं तो आजकल तो कुछ लोग विभिन्न धर्म ग्रंथों के अर्थ ही बदल दे रहे हैं। क्या लिखा है और क्या उसके अर्थ बता दे रहे हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत समय से होते आ रहा है। जिस समय अंग्रेज भारत आए थे, उस समय भी अंग्रेजों ने भारत को क्या लिखा? ये सांप बिच्छुओं का देश है, ये मदारियों का देश है, ये भालू नचाने वालों का देश है, कुछ भी लिख दिए। लेकिन जैसे ही अब अशोक के अभिलेख खोजे गए, पूरे ब्रिटिश हुकूमत में कपकपी सी मच गई कि कुछ ऐसे लेख मिल रहे हैं जो कि भारत के सभी जगहों में है, भारत के हर प्रदेश में है, हर प्रांत में है, लेकिन अभी किसी को उसका अर्थ नहीं पता है। लेकिन ये बात तय हो गई कि भारत में कोई ऐसा शासक है या ऐसा शासक था जिसकी वजह से पूरा भारत एक था और ये सांप बिच्छुओं का देश नहीं। उस समय अंग्रेजों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बाद में बनाई, तो सबसे पहले अगर उनके रिसर्च की कोई विषय वस्तु थी तो सम्राट अशोक महान थे, क्योंकि उस समय भी ये ग्रंथ थे जिनके आज अर्थ बदले जा रहे हैं, उस समय भी वो ग्रंथ थे। लेकिन उस समय के भी ग्रंथों के जो अनुवादक थे वो आज के ही तरह थे। कोई अनुवादक कुछ अर्थ बताता था, कोई अनुवादक कुछ अर्थ बताता था। लेकिन जब थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जब गठन हो गया था, तब तक अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया गया। और जब अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया गया, तब दुनिया के सामने जो ब्रिटिश हुकूमत के लोग भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके पास भारत के बारे में बताने के लिए भी बहुत कुछ हो चुका था। भारत के बारे में भी बताने के लिए बहुत कुछ हो चुका था। तो चर्चा किसकी शुरू हुई? फिर अशोक महान की शुरू हुई। पूरी दुनिया के विद्वान, दुनिया के यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट, सब लोग आने लगे भारत। और जब भारत में आने लगे तब पता चला, अरे भारत तो सोने की चिड़िया जो कही जाती थी, वो यही व्यक्ति था जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। अभी बहुत से वक्ताओं ने कहा कि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं बड़े गर्व के साथ कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और मैं इतिहास का शोधार्थी भी हूं। आज भी पढ़ता हूं, आज भी मैं इतिहास को पढ़ता हूं, आर्कियोलॉजी को आज भी पढ़ता हूं। इसलिए आज हमें हो सकता है आपको भी दर्द होता हो, लेकिन आपसे ज्यादा दुर्गति मेरी होती है दर्द के मामले में। क्योंकि जब कोई रिपोर्ट छपती है, आर्कियोलॉजी की कोई रिपोर्ट छपती है, तो हमें बड़ा दर्द होता है कि किस तरह से नेस्त नाबूद किया जा रहा है।
इस दर्द को मैं अंदर से महसूस करता हूं। लेकिन खुशी इस बात की है कि भारत के पास आज तक अशोक के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर भारत के अंदर या भारत के बाहर चर्चा कर सके। कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है। भारत के जितने भी अंदर सांस्कृतिक मंत्रालय के इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, उसमें सिवाय बुद्ध और अशोक के अलावा कुछ है ही नहीं। बनते जी, कल्चरल मिनिस्ट्री के जितने भी इंटरनेशनल सेमिनार्स हो रहे हैं, मैं जब से अटेंड कर रहा हूं, बुद्ध और अशोक के अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास। क्योंकि लोगों को भी पता है कि बाकी जितने किताबें हैं उनके अर्थ के अनर्थ हो सकते हैं, लेकिन इनके अर्थ के अनर्थ नहीं होने वाले। साथियों, कुछ चीजें हम लोगों को जानने की जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं कि अशोक जयंती को लेके आप रोड पे आ जाइए, कहीं अशोक के अभिलेख शिलालेख क्षतिग्रस्त हो रहे हैं या कुछ स्मारक क्षतिग्रस्त हो रहे हैं तो आप रोड पे आ जाइए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सम्राट अशोक का काम रोड पे आने का नहीं। आप लोग कभी रोड पे आइएगा भी। अगर आप मानते हैं कि आप विद्वत जन हैं तो कभी रोड पे आने की जरूरत नहीं, क्योंकि अशोक महान ने अपने अभिलेखों में लिखा कि अगर हमें चिरकालीन शासन करना है तो हमें अपने दुश्मनों की नहीं दोस्तों की चर्चा करनी होगी। तभी तो अशोक के अभिलेख में किसी भी दुश्मन की चर्चा है क्या? सिर्फ एक जगह उन्होंने आठवीं राज्यों की चर्चा की है कि आठवीं राज्यों के जो उदंड जातियां हैं वो संयम से रहे, नहीं तो राजा अशोक भी अपना संयम खो बैठे। बस एक बात, चाहे आप काबुल कांधार से लेके कर्नाटक तक चले जाइए, चाहे गुजरात से लेके कामरूप तक चले जाइए, कहीं भी अशोक के अभिलेख में किसी विरोधाभास का कहीं कोई वर्णन नहीं। तो हमें अशोक से सीखने की जरूरत है। हमारे देश के युवाओं को सीखने की जरूरत है कि अगर हमें चिरकालीन भारत को एकता, अखंडता और शांति के प्रतीक के रूप में अगर स्थापित करना है तो हमें दुश्मनों की नहीं दोस्तों की संख्या बढ़ानी होगी। तभी तो अशोक ने अपने अभिलेख में एंटियोकस और सीरिया नरेश, मिस्र नरेश, टाली, फिलाडेल्फस, मैसिडोनिया के एंटिगोनस, इन तमाम राजाओं का उल्लेख किया, किसी दुश्मन का उल्लेख नहीं किया। और उसी बलबूते पे आज हम और आप दुनिया के देशों में पहुंचते हैं, या दुनिया के देश अगर भारत की तरफ देखते हैं तो उसी की वजह से। अगर अशोक अपने शिलालेखों में लिख देते कि इसको मारो, इसको काटो, इसको ये करो, तो क्या कोई उनसे देश प्रभावित होता? कोई नहीं। तो इसीलिए मैं बोला हूं कि सबसे बढ़िया अगर आईना भारत के पास है तो अशोक का है, क्योंकि प्राचीन भारत का सबसे अच्छा चेहरा अगर कोई दिखाता है तो अशोक महान का शिलालेख दिखाता है। इसीलिए अशोक ने अपनी राजाज्ञा को अमिट स्याही से लिखवाया। अगर अमिट स्याही से न लिखवाए होते तो अभी मैं थोड़ी देर पहले जो बताया कि लोग क्या करते, अर्थ का अनर्थ कर देते। अशोक ने बहुत सी चीजें हमें दी। आज जो हम लोग देखते हैं एक कॉन्सेप्ट पासपोर्ट का, सोचिए कि दुनिया में पासपोर्ट की जरूरत कब पड़ी होगी। पहले के सारे राजा आक्रमणकारी थे। जो भी राजा एक दूसरे से मिलता था तो मैत्री से नहीं मिलता था, उसका टारगेट रहता था कि या तो हम उसके राज को अपने अधीन कर लें, या ये राजा सोचता था कि इस राज्य को हम अपने अधीन कर लें। तो फिर पासपोर्ट की जरूरत पड़ी कैसे? भाई पासपोर्ट की जरूरत तो तभी पड़ेगी
जब हमारी आपसे सहमति हो कि भाई हम एथेंटिक हैं, और वो भी कहेगा कि क्या आप एथेंटिक हैं, तो वो भी कहेगा कि भाई ठीक है एथेंटिक है तो आप प्रूफ कीजिए। तो जिस समय पूरी दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, उस समय अशोक ने क्या किया? दोस्ती का हाथ फैलाया। और जब दोस्ती का हाथ फैलाया तो एक कड़ी चुनौती थी कि कौन सम्राट अशोक महान के दरबार से या कौन यहाँ का शासन का प्रतिनिधि बन के जा रहा है, उसके लिए तो एक सबूत होने की जरूरत है। और वही सबूत जो था वो पासपोर्ट था। दुनिया के किसी देश में पासपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी, सबसे पहले भारत में। और पासपोर्ट कार्यालय, आप लोग जब बनारस गए होंगे तो एक जगह पड़ता है पड़ाव। जैसे ही बनारस को क्रॉस करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए, जैसे ही बनारस को आप क्रॉस करेंगे गंगा नदी को, तो वहां एक जगह है पड़ाव। कोई भी बाहर से अगर व्यक्ति आता था तो उस पड़ाव पे रुकता था और वहां पे उसका पासपोर्ट कार्यालय था सम्राट अशोक महान का। अगर वो राजकीय अतिथि है तो राजकीय सम्मान से वो पाटलिपुत्र जाता था। तो ये व्यवस्था किसकी थी? सम्राट अशोक महान की। दुनिया में बहुत से लोगों ने भारत को अपने अपने तरीके से देखा, और सम्राट अशोक महान की दोस्ती भी कमाल की दोस्ती थी। कहते हैं ना कि अगर समृद्ध और शक्तिशाली आदमी से अगर आप दोस्ती करेंगे तो उसकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखने वाली होती है, कमाल की होती है। तो सम्राट अशोक महान की जो दोस्ती थी वो भी कमाल की दोस्ती थी। उनके दोस्त श्रीलंका के राजा तिष्य थे, और वो सम्राट अशोक महान से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी नाम की उपाधि भी धारण कर ली। आज का राजा क्या करता है? दूसरे का नाम नहीं लेना चाहता है, या बहुत किया तो फोटो खिंचा लेता है जबरदस्ती। लेकिन उस समय के राजा ऐसे थे कि अशोक महान से प्रभावित होकर उन्होंने अशोक की उपाधि तक धारण कर ली। तो ऐसे थे सम्राट अशोक महान। और इन चीजों का वर्णन जो मैं आप लोगों से कर रहा हूं, ये सारे ऐतिहासिक रूप से, पुरातात्विक रूप से फैक्ट है। और जो सम्राट अशोक महान के अभिलेखों की बात है, अगर ये चीजें ना होती तो सोचिए भारत की एकता और अखंडता कहां रहती। अगर ये चीजें हम लोगों के बीच में न रहती तो भारत के एकता और अखंडता क्या कहीं दूर दूर तक रहती? सब एक दूसरे को मारने काटने में लगे रहते। और भारत की नहीं बल्कि दुनिया के लोग, उससे पहले दुनिया के देश, अशोक महान से पहले दुनिया के देश क्या करते थे कि अपने पड़ोसियों पे आक्रमण करते थे। लेकिन अशोक ने क्या किया? अपने पड़ोसियों से दोस्ती की नीति अपनाई। अशोक महान के जमाने से पहले कभी इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी कि अपने पड़ोसी को हम दोस्त बनाएं। ये बहुत हायर डिप्लोमेसी है। अगर हमारे घर का अगर पड़ोसी अगर सुरक्षित है तो सबसे पहले कौन सुरक्षित है? हम सुरक्षित। तो अशोक महान ने यही किया। यहां के जितने भी बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध भिक्षुओं का दल था, यहां तक कि अपने लड़के और लड़कियों को उन्होंने विदेश भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि जब शांति हमारे पड़ोसी के यहां स्थापित रहेगी तो उसका प्रभाव सबसे पहले किसके पास आएगा? हमारे पास आएगा। तो ये चीजें हम लोगों को सीखने की जरूरत है, आज के भारत को सीखने की जरूरत है। आज जो हमारा भारत पड़ोसियों को लेके जाने अनजाने में कुछ स्टेटमेंट दे देता है, तो ये चीजें अभी हम लोगों को अशोक से सीखने की जरूरत है। अशोक ऐसा नहीं करते। अशोक अपने पड़ोसियों से हर समय मित्रवत व्यवहार रखते थे, हर समय अपने शांति दूत भेजते थे। ऐसा इसलिए कि अगर हमारा पड़ोसी सुरक्षित है तभी तक हम सुरक्षित हैं। बातें बहुत सी हैं और समय की भी अपनी मर्यादा है। कानपुर की टीम
ने जो उत्साह और जो सम्मान छत्तीसगढ़ को दिया है, उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की तरफ से एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और इस प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र मौर्य जी, जिनके साथ इस साल का ये दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले शिव बेगाना जी भी यहाँ से गए थे मिर्जापुर, वहाँ पे हम लोग एक साथ थे। और अशोक महान की जयंती गाजीपुर में भी आपके नेतृत्व में हो रहा है, वहाँ भी आपने आमंत्रित किया है और छत्तीसगढ़ को इस काबिल समझा है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका भी हृदय की गहराइयों से अनंत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी यहाँ आए अतिथियों का और सामने बैठी माताएं, बहनाएं और हमारे पिता तुल्य बाबूजी लोग, मातृशक्ति के रूप में सभी माताएं और क्रांतिकारी साथियों जो इस मेहरून ड्रेस में बैठे हैं, आप विश्वास मानिए कि जब भी मैं भारत के किसी कोने में होता हूं और अगर मेहरून शर्ट और ब्लैक पैंट दिख जाती है तो मैं एक बार जरूर सोचता हूं कि क्या सम्राट अशोक क्लब का सिपाही यहां भी है क्या। और यहां कानपुर में आके हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो सम्मान, जो प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि नमो बुद्धाय। जय भारत, जय अशोक।